बायो की लास्ट क्लास में आपने देखा था टैक्सोनॉमी का टर्म, हमने थोड़ा बहुत उसका इंट्रो ले लिया था। आज यही से हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, टैक्सोनॉमी हिंदी में इसको कहेंगे वर्गीकी। और पिछली क्लास में हमने समझा था कि जीव जंतुओं का जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं, वर्गीकरण जो हम करते हैं, और जिस साइंस के अंतर्गत हम उसे स्टडी करते हैं, उसी को ही क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। राइट, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बीइंग। ठीक है, इतना हमने लास्ट क्लास में समझ लिया था। और सबसे पहले किसने टैक्सोनॉमी की एक कंसेप्ट दिया था, वो थे कैरोलस लीनियस, जिन्होंने वर्गीकी को एक तरह से समझाया था और जीव जंतुओं का एक तरह से क्लासिफिकेशन उन्होंने सिस्टमैटिक तरीके से किया था। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? कैरोलस लीनियस। इसको हम तीन कैटेगरी में समझेंगे। ओल्ड जो टैक्सोनॉमी है, सबसे पहले जब हम किसी भी जीव जंतुओं का जो वर्गीकरण करते थे, उसको हम सिर्फ एक बाहरी तौर पे लेते थे। जैसे कि बड़े जो पौधे हैं जिनकी हाइट बहुत ज्यादा है, उनको एक तरफ रख लिया। राइट, दूसरी तरफ जो प्लांट जिनमें फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं, जिनमें फ्रूट्स नहीं आ रहे हैं, उनको एक दूसरी कैटेगरी में रख लिया। तो एक तरह से ये बहुत एक रैंडमली सा क्लासिफिकेशन किया जाता, कोई सिस्टमैटिक इस पे नहीं था। राइट, मॉडर्न टैक्सोनॉमी में फिर थोड़ा सा इसको एडवांस किया गया, बट आपको सिर्फ समझना है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक समझ लीजिए कि क्रमबद्ध तरीके से जो क्लासिफिकेशन किया गया। जिसको कि कैरोलस लीनियस ने बहुत बहुत ही डीपली और बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया था कि कैसे हम जीव जंतुओं का वर्गीकरण कर सकते हैं और उनके बारे में आसानी से समझ सकते हैं। राइट, सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन में क्या होगा, एक तो हम उनके फिलोजेनी को समझेंगे, जो उनके कुछ कैरेक्टर्स होंगे। दूसरा, जीवों का विकास किन जीवों से हुआ है, आपस की जो उनकी रिलेशनशिप है, उसके बारे में भी इस सिस्टमैटिक में बहुत अच्छे से समझाया गया है। जीवों के जो रिलेशनशिप, रिलेशनशिप से क्या समझेंगे, जैसे मैमलिया जो वर्ग है, स्तनधारी जो होते हैं, इनका विकास किससे हुआ, पक्षियों से भी हुआ है और रेप्टाइल से भी हुआ है। जो रेंगने वाले जीव हैं रेप्टाइल, और जो पक्षी वर्ग है उड़ने वाले एविल, इन दोनों के ही क्रमबद्ध धीरे धीरे जो विकास हुआ होगा, यही से जो है मैमलिया एक जो ग्रुप है उसका विकास हुआ है। तो सिस्टमैटिक्स में हम क्या करेंगे, सिर्फ बाहरी तौर पे कैरेक्टर्स नहीं लेंगे। राइट, उनकी जो आपस की रिलेशनशिप है, वो किस तरह से रिजेंबल एक दूसरे से होते हैं, वो कैरेक्टर्स भी इसमें लेते हैं। तो इतना समझ में आ गया। आपके जो एनसीईआरटी में जो दिया है, वो सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन दिया है, जो किसने डेवलप किया था, कैरोलस लीनियस ने। इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। ठीक, और लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था कि जैसे ही क्लास में बच्चों का क्लासिफिकेशन किया रहता है, हमारे पूरे स्कूल में क्लासिफिकेशन सिस्टम है सिस्टमैटिक तरीके से। मीन्स क्लास 6, क्लास 7, हम कहते हैं 6 से 12 तक के बच्चों को क्या है, अलग अलग क्लास में बिठाया, और क्लास के अंदर भी हमने क्या किया है, अल्फाबेटिकली तरीके से उनको अरेंज किया है। ठीक, तो आगे इसमें समझेंगे कि आप कैसे क्लासिफिकेशन को करोगे। इसके जो स्टेप्स होते हैं, इसमें पहला स्टेप देखिए, कैरेक्टराइजेशन। आपको पहले देखना है कि कौन से कैरेक्टर उसके मिल रहे हैं। सपोज आपके बहुत सारे आसपास में आपके बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो आप कैरेक्टर्स कैसे देखोगे, कुछ प्लांट है जिनमें फ्लावर्स आ रहे हैं, फूल आ रहे हैं, आपने उनको एक तरफ रख लिया। ठीक, दूसरा कोई प्लांट है जो कांटे नुमा है, कैक्टस, नागफनी जिसे आप कहते हो कैक्टस,
तीसरा कोई प्लांट है जो सिर्फ सर्दियों में आपको देखने को मिलता है, गर्मियों में नहीं मिलते हैं। आपने इस तरह से कैरेक्टराइजेशन का किया। दूसरा स्टेप क्या आएगा? आइडेंटिफिकेशन। आप कैसे उस प्लांट को पहचानोगे? कुछ प्लांट आपके बहुत ज्यादा जो हाई रीजन जो हमारे होते हैं वहां पे पाए जाते हैं, कुछ रेगिस्तान में पाए जाते हैं, राइट, कुछ रिवर के साइड पाए जाते हैं। तो ऐसे करके आपने क्या किया? उनका एक तरह से आइडेंटिफिकेशन किया बाहरी तौर पे। थर्ड क्या आएगा? फिर आप उनका क्या करोगे? क्लासिफिकेशन करोगे कि अगर एनिमल है तो आपने एनिमल किंगडम में रख दिया, और प्लांट तो आपने प्लांट की कैटेगरी में उसको रख दिया। शैवाल है तो शैवाल की कैटेगरी में रखा, ब्रायोफाइट है तो ब्रायोफाइटा की कैटेगरी में रखा, राइट। और लास्ट में आप क्या करोगे? उसका नामकरण करोगे, नॉमेनक्लेचर। जैसे हम लोग भी करते हैं ना, जब कोई बच्चे का जब जन्म होता है तो हम पूरा एक प्रोसेस करते हैं सिस्टमैटिक तरीके से। हम पहले उसका नामकरण करेंगे, फिर बहुत सारे संस्कार होते हैं ना, चूड़ाक्रम संस्कार करेंगे, उपनयन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, ऐसे ही करके सिस्टमैटिक तरीके से चेंज चलती है। सेम यही प्रोसेस प्लांट एंड एनिमल के केस में होता है। तो नॉमेनक्लेचर में क्या होगा? जैसे आपने किसी भी प्लांट को, किसी भी एनिमल को आइडेंटिफाई कर लिया, उसको क्लासिफाइड कर लिया, लास्ट में आप उसका क्या करोगे? नाम उसका दोगे। और प्लांट और एनिमल के केस में नाम कैसे दोगे? क्योंकि पूरे वर्ल्ड में तो इतनी कंट्रीज है, सब अपने अपने तरीके से नाम रखेंगे, और ऐसे में क्या हो जाएगा? कंफ्यूजन हो जाएगा ना। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम उसको क्या करेंगे? एक यूनिवर्सल नेम देंगे, एक ही नाम देंगे जो सारे यूनिवर्स में एक ही नाम से जाना जाएगा। सपोज अभी तो आप इंडिया में पढ़ रहे हो, उत्तराखंड में पढ़ रहे हो, अगर आप 12th के बाद अब्रॉड में कहीं जाते हो, दूसरी यूनिवर्सिटी में, कहीं विदेश की यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो, तो वहां पे तो क्या होगा? आपको फिर कंफ्यूजन हो जाएगा ना, इस प्लांट को तो इंडिया में ये कहते हैं लेकिन बाहर क्या कहेंगे? बस इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एनिमल एंड प्लांट में क्या किया जाता है? एक ही साइंटिफिक नाम रखा जाता है। आप चाहे अमेरिका में पढ़िए, आप रशिया में कहीं भी पढ़ लीजिए, इंडिया में पढ़ लीजिए, राइट। आपकी जो बुक होगी उसमें किसी भी एनिमल और किसी भी प्लांट का क्या होगा? सिर्फ एक ही नाम होगा, वो होता है साइंटिफिक या जूलॉजिकल और बॉटनिकल नेम। इसका क्या एक विशेषता होती है? बायोनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल। बाई मतलब दो। जैसे आप लोगों के नाम होते हैं ना, एक आपका नाम होता है, दूसरी क्या होती है? कास्ट होती है ना सबकी ऐसे ही। एक आपका नाम होगा, दूसरा कास्ट, तो उसी को कहेंगे बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। मतलब हम जब भी किसी का नामकरण करेंगे, किसी भी प्लांट का, जो भी हमने नया प्लांट ढूंढा है या कोई भी नए एनिमल की खोज हुई है, ठीक, तो उसको हम दो नाम से उसका नॉमेनक्लेचर होगा। पहला नाम उसका जीनस होगा, दूसरा क्या होगा? स्पीसीज होगा। जैसे आपका पहला नाम होता है और दूसरी आपकी क्या होती है? जाति होती है, कास्ट जिसे आप कहते हो। इतना समझ में आ गया कि किसी भी एनिमल और प्लांट के क्लासिफिकेशन में कुछ स्टेप्स होते हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप उसका कैरेक्टर देखोगे, प्लांट के केस में या एनिमल के केस में। दूसरा, फिर आप उसको पहचानोगे, उसका एरिया लिखोगे कि किस जगह पे वो पाया जा रहा है, रेगिस्तानी है या आपके बहुत हिल एरियाज में है, मैदानी क्षेत्रों में है, कहाँ पे आपको एनिमल दिखा या प्लांट दिखा, राइट। तीसरा, फिर आप उसका क्या करोगे? उसका वर्गीकरण करोगे। और चौथे में क्या आ जाएगा आपका? फिर उसका नामकरण आप करोगे। तो आगे देखते हैं कि नॉमेनक्लेचर, नामकरण और क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं। पहले इसको समझ लीजिए। सपोज हमारी फैमिली में क्या होता है? बच्चों का हम नामकरण करते हैं, तो किसके द्वारा किया जाता है? बताइए। घर के जो बड़े होते हैं बच्चे का नाम रखते हैं ना, या हम पूजा पाठ करके या किसी पंडित जी को बुला के ऐसे करके बच्चों का नामकरण करते हैं कि नहीं करते? लेकिन एनिमल और प्लांट के केस में कौन उसका नाम करेगा? बताओ। दो संस्थाएं होती है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो एनिमल और प्लांट का क्या करते हैं? उनको एक सिस्टमैटिक तरीके से नाम देते हैं। इसमें सबसे पहले देखिए ICBN, और इसको नोट भी कर लीजिए बेटा।
एक ही नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द ICVN एंड ICZN, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ICN की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। अब बॉटनिकल आ गया, इट मींस ये वाली जो संस्था है अंतरराष्ट्रीय, जो आपको ये काम जो कर रही है संस्था, ये किसका नाम रखेगी? प्लांट्स का। तो बॉटनिकल नामकरण करती है प्लांट्स का। सेम ऐसे ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे जेड चेंज हो जाएगा, बाकी फुल फॉर्म वही रहेगी। ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। जू मतलब एनिमल। अभी आपके जब फर्स्ट यूनिट टेस्ट होंगे इसी चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यही एक एक नंबर के आते हैं क्वेश्चन। ICBN और ICZN में डिफरेंस पूछा जाता है या फिर इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो इतना समझ में आ गया कि पेड़ पौधों का और जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनका नामकरण कौन करता है? दो संस्थाएं होती हैं, एक ICBN होता है और एक ICZN होता है। याद हो जाएगा सबको, बहुत इजी है। I for international, C for code, B for botanical, N for nomenclature. अब देखते हैं कि हम किसी भी प्लांट और किसी भी एनिमल का कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे। पहले तो ये नोट कर लीजिए, ये एक शॉर्ट ट्रिक है, ये सिलेबस नहीं है आपका, ये आपकी एक ट्रिक है। जैसे हम बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले से ध्यान रखते हैं ना, ट्रिक हमें याद करें, जैसे हम एलिमेंट्स याद करते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, इस तरह से हमें ये याद रखना है। कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। कीप मतलब रखना है, पॉट्स जो आपके बर्तन है, क्लीन मतलब साफ, और फैमिली गेट सिक, नहीं तो क्या हो जाएगा? फैमिली बीमार हो जाएगी। इस शॉर्ट ट्रिक का मतलब है, फिर आपको इंग्लिश में याद रखनी है। कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक, ये सिर्फ एक फॉर्मूला है। अब देखिए, किसी भी एनिमल और किसी भी प्लांट को कैसे हम क्लासिफाई करते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। कई बार क्या करते हैं, आगे पीछे करके आपको दे देंगे, फिर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करिए। राइट, ये नोट कर लिया आपने शॉर्ट ट्रिक, की पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, इस तरह से इसको याद रखिएगा, ये हमेशा काम आएगा। अब देखिए, की फॉर, के फॉर क्या आएगा? किंगडम। हिंदी में से कहते हैं जगत। कैरलस लीनियस ने इस तरह से क्लासिफिकेशन किया था, जैसे आप लोगों का जब जन्म होता है और जो मैंने कहा कि नामकरण होता है, तो पंडित जी क्या बनाते हैं? हमारी जन्म कुंडली बनाते हैं ना, आपका पूरा लिखा रहता है उसमें कि किस कुल से है, किस जगह पे जन्म हुआ, कौन सी डेट थी, कौन से ग्रह थे, जो भी है आपको पता है ना, एक क्लासिफिकेशन उसमें भी बना रहता है आपका, जो ग्रहों की स्थिति रहती है और उसी बेस पे आपका फ्यूचर भी बता देते हैं। राइट, तो हमें क्या करना है? प्लांट्स और एनिमल्स की ऐसी ही एक कुंडली तैयार करनी है, जिसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। कैसे करेंगे? के फॉर किंगडम, हिंदी में कहेंगे जगत। पी फॉर फाइलम, फाइलम को हिंदी में कहते हैं संघ। आपने क्लास 9th में भी थोड़ा सा पढ़ा होगा, आपके पास वहां पे मैंगो का क्लासिफिकेशन दिया है, अगर आपको ध्यान आ रहा होगा, है ना? फर्स्ट चैप्टर आपका जो बायो में 9th में है, थोड़ा सा इंट्रो वहां पे भी आपको दिया गया था। सी फॉर क्या होगा, कोई बता सकता है? सी फॉर क्लास। क्लास को कहते हैं वर्ग। और का, और में आप लोगे ओ, ओ फॉर क्या हो जाएगा? ऑर्डर। इसको हिंदी में कहते हैं गण। फैमिली में एफ फॉर क्या हो जाएगा? फैमिली ही आएगा इसमें,
family. G for genus. And S for species. समझ में आ गया? फैमिली को बोलते हैं कुल, जीनस स्पीसीज को बोलेंगे जाति। इस तरह से आपको उसको याद रखना है, ये नोट कर लीजिए, हर जगह आपको काम आएगा आगे की तरफ। एमएससी करोगे, बीएससी करोगे, हमेशा ये वाला जो एक क्रम है इसको याद रखिएगा। इस वाले फॉर्मूले से एक दूसरा फॉर्मूला भी आपको बता रही हूँ, उसको हम थोड़ा सा रिवर्स में लिखेंगे। इसको हम नीचे से ऊपर लिखते हैं। देखो, सम गर्ल्स ऑफ क्लास प्ले, कुछ भी लिख सकते हो आप, कबड्डी। ये सिर्फ याद करने के लिए हो, राइट? आप इसको सिर्फ अपने याद करने के लिए आप कहीं से नोट कर लीजिए। अब देखो यहाँ से चलेगी, सम गर्ल्स ऑफ क्लास, क्लास की कुछ लड़कियां प्ले कबड्डी, कबड्डी खेलती है। तो S फॉर क्या हो जाएगा? स्पीसीज, Z फॉर जीनस, O फॉर ऑर्डर, सॉरी F फॉर फैमिली और O फॉर ऑर्डर, C फॉर क्लास, P फॉर फाइलम एंड K फॉर क्या आ जाएगा? किंगडम। याद हो गया सबको? बहुत इजी है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ऐसे ही हमें हर एक प्लांट, हर एक एनिमल का इस तरह से अब क्लासिफिकेशन करना है कि उसका जगत कौन सा है, उसका फाइलम कौन सा है, क्लास कौन सी है, राइट? तो ये दो ट्रिक में आपको जो भी इजी लगे, ठीक, इसको याद कर लीजिए और इसी के थ्रू आप जल्दी से आप एग्जाम में इसको सही क्रम में लिख सकते हैं। इतना समझ में आ गया सबको? आप हैंड रेज करके मुझे बता सकते हैं, समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं भी आ रहा है तब भी बताइए। समझ में आ गया इतना? जो क्रम है ये लिखा हुआ। जीआईसी बंतोली गर्ल्स, समझ में आ गया बेटा? बहुत इजी ट्रिक से याद रखिए। वैसे किसी भी चीज को रटना नहीं है, आप ट्रिक बना के, ऐसे छोटी छोटी ट्रिक बना के भी याद कर सकते हो, राइट? अब देखिए हम क्लासिफिकेशन करेंगे किसी एक एनिमल और किसी एक प्लांट का। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि इसका नाम कैसे लिखना है। सपोज आप किसी का फैमिली ऑर्डर तो सेम रहेगा जो भी है, लेकिन नाम कैसे लिखते हैं इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। देखो, पहला रूल क्या होगा कि जो भी इसका जीनस होगा, किसी भी एनिमल और किसी भी प्लांट का जो जीनस होता है उसका, वो हमेशा कैपिटल लेटर पे लिखा जाता है। सपोज हम मैंगो का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक? तो एम मैंगो, तो इसका जीनस है मैंजीफेरा। आप पहला जो लेटर होगा वो इसका कैपिटल में लिखोगे, मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा क्या हो गया? इसका जीनस हो गया। स्पीसीज क्या होगी? इंडिका। तो अब जो स्पीसीज है ये हमेशा आपको स्मॉल लेटर में लिखनी है। ये तो आपका कैपिटल में आएगा, बट स्पीसीज आपकी क्या आएगी? स्मॉल में आएगी। इंडिका। इतना समझ में आ गया कि जब हम किसी का नामकरण करते हैं, किसी भी प्लांट और किसी भी एनिमल का, उसका जो जीनस आता है वो पहला लेटर आएगा कैपिटल, और जो इसकी स्पीसीज आएगी वो आएगा पहला लेटर, वो पूरा ही स्मॉल में लिखा जाएगा। ये पहला रूल है। दूसरा रूल क्या है कि इसको हमेशा अंडरलाइन करना होता है। कब? जब आप हाथ से लिख रहे हो। सपोज हम कॉपी में लिख रहे हैं तो हम इसको पर्टिकुलर ऐसे अंडरलाइन कर देंगे, ये इसका रूल्स है लिखने का।
जब भी आप कॉपी में कोई डायग्राम बनाओगे किसी भी एनिमल और प्लांट का, तो जब भी आप इसका नाम लिखोगे तो नीचे से अंडरलाइन जरूर कर लीजिए। ये इसका दूसरा नियम है, राइट। तीसरा क्या नियम है, ये जितने भी नामकरण किए जाते हैं प्लांट और एनिमल के, ये हमेशा लैटिन लैंग्वेज में होते हैं। इसमें लैंग्वेज कौन सी यूज होगी, लैटिन भाषा। ठीक है, ये इंग्लिश नहीं होती है। इंग्लिश में हम बोलते हैं ना, जो वो इंग्लिश नहीं है, राइट। बायो में हमेशा देखना आपके जितने भी टर्म्स आएंगे सारे लैटिन लैंग्वेज में आते हैं। अच्छा, क्यों हम लैटिन का ही यूज करते हैं, लैटिन भाषा का ही यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इसको एक डेड लैंग्वेज माना जाता है। डेड, डेड लैंग्वेज। डेड लैंग्वेज समझ रहे हो, इसकी ग्रामर जो होगी वो कभी चेंज नहीं होगी, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। इंग्लिश में तो हर दिन कोई ना कोई फ्रेज आती रहती है, कुछ ना कुछ रूल्स चेंज होते रहते हैं इंग्लिश बोलने के, जो भी उसकी ग्रामर है, राइट। बट लैटिन में कभी भी चेंज नहीं होती, एक जैसी रहती है। इसी के लैटिन वर्ड को, लैटिन लैंग्वेज को लिया जाता है। दूसरा समझ में आ गया कि भाषा कौन सी यूज करेंगे, लैटिन वर्ड। तीसरा रूल्स क्या आएगा, इनको हमेशा इटैलिक में लिखा जाता है, इटैलिक फॉर्म में। इटैलिक, आपने अगर कंप्यूटर चलाया होगा कभी स्कूल में, या आपने मोबाइल में भी देखा होगा, वहां पे अलग अलग फॉर्म्स आती है, फॉन्ट आते हैं अलग अलग लिखने के। तो इटैलिक में इसको लिखा जाता है, मीन्स कि अगर मैंजीफेरा इंडिका को मैं इटैलिक में कैसे लिखूंगी, तिरछा करके, ऐसे करके। बट इटैलिक हम कब यूज करेंगे, जब हम कोई, सपोज मैंने कोई बहुत सारी खोज की, मैंने बहुत रिसर्च कर ली बहुत सारे प्लांट पे, राइट। मैंने देवदार की बहुत सारी प्रजातियों पे खोज कर ली है, जो भी रिसर्च में कर रही हूँ, अब मैं उसके ऊपर एक बुक लिख रही हूँ, मुझे एक बुक पब्लिश करनी है। तो जब आप टाइप करते हो, कंप्यूटराइज जब टाइप होता है, तब वहां पे अंडरलाइन नहीं करेंगे, वहां पे कैसे लिखेंगे, इसको इटैलिक फॉन्ट में लिखते हैं, तिरछा कर देते हैं। आप इंग्लिश की बुक देखना, एनसीईआरटी की, हिंदी में तो नहीं दिखेगा आपको, बट इंग्लिश की बायो की बुक देखना, उसमें जितने भी आपके जूलॉजिकल और बॉटनिकल जो नेम होंगे किसी भी प्लांट एनिमल के, वो देखना तिरछे लिखे होंगे। तो समझ में आ गया, इटैलिक फॉर्म में इसको लिखा जाता है, ताकि सीधे हमारी नजर इस पे जाए कि ये एक इसका नाम है। क्योंकि बुक में आपको कभी भी, जैसे बुरास है तो बुरास नहीं लिखा होगा, वहां पे रोडेंड्रॉन अर्बोरियम करके लिखा होगा और इटैलिक में होगा। बट अगर आप आंसर्स लिख रहे हो एग्जाम में, आप बोर्ड एग्जाम्स पे या फिर जो होम एग्जाम्स होते हैं, वहां पे आपको आंसर्स लिखना है कॉपी पे, फिर आप क्या करोगे उसे, आप उसको अंडरलाइन करोगे, जिससे ये समझ में आता है कि आपने जो अंडरलाइन किया है ये इसका एक साइंटिफिक नेम है। इतने रूल समझ में आ गए। ठीक है, पहला रूल क्या है कि जो जीनस होगा वो कैपिटल में लिखा जाएगा, उसकी जो जाति होगी वो स्मॉल में लिखी जाएगी, राइट। दो नाम से होता है, पहला जीनस, स्पीसीज, तो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। इतना क्लियर हो गया। थर्ड, सेकंड जो रूल है कि इसकी जो भाषा यूज होती है वो हमेशा क्या होती है, लैटिन लैंग्वेज में यूज होती है, राइट। क्योंकि एक डेड लैंग्वेज है, इसमें ग्रामेटिकली कभी कोई चेंजेस नहीं आते, इसलिए लैटिन वर्ड को ही लिए जाते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है कि जब हम कंप्यूटर से टाइप कर रहे हैं, हमें कोई बुक पब्लिश करनी है, तो क्या होगा, इटैलिक फॉर्म में उसको लिखा जाएगा। बाकी वर्ड तो सीधे होंगे, लेकिन जहां पे भी साइंटिफिक नेम आएंगे वो आपके तिरछे चले जाएंगे, इस वाली कंडीशन में लिखे होंगे। इतना क्लियर हो गया सबको। आप मुझे हैंड रेज करके बता सकते हैं समझ में आया, नहीं भी आया तब भी आप बताइए बेटा, फिर हम आगे वाला टॉपिक फिर क्लियर करें। वेरी गुड। ठीक, ये तो आपने समझ लिया। अब हम क्लासिफिकेशन करते हैं। अब देखिए, आपको तीन चीजें यहाँ पे दिख रही है ना, आलू भी दिख रहे हैं, बैगन दिख रहे हैं,
टोमेटोज दिख रहे हैं। अब इनका क्लासिफिकेशन करना है, तो देखो जीनस हमेशा एक ही रहता है। एक और इसमें समझ लीजिए कि जीनस हमेशा एक रहेगा। एस मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है। सोलेनम ट्यूबरसम, सोलेनम एक जाति है, ट्यूबरसम ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर। ट्यूबर किसका नाम है? ये आलू का जो बॉटनिकल नेम है वो है सोलेनम ट्यूबरसम, और जाति इनकी एक जैसी होगी सबकी, सोलेनम मेलैंगिना, सोलेनम लाइकोपर्सिकम। अब जाति क्यों है? एक जैसी जाति है, इसलिए इनको एक ही कैटेगरी में रखा गया, बट स्पीसीज अलग हो गई। समझ में आ गया? स्पीसीज इनकी क्या हो गई? अलग। जीनस तो एक रहेगा और स्पीसीज क्या हो गई? अलग हो गई। आलू अलग हो गया, बैगन और टोमेटो। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, जातियां अलग हो सकती है, जीनस एक हो सकता है। तो ये जीनस है इसका, और ये क्या है? स्पीसीज। सारे ही क्या है? एंजियोस्पर्म है, इनमें फ्लावर फॉर्मिंग होगा, फ्रूट फॉर्मिंग होगा, फ्रूट्स बनेंगे, राइट। इनकी सारी मतलब कैरेक्टर जो होंगे एक जैसे दिखते होंगे, इसलिए इनको क्या रख दिया? एक जाति में रख दिया, सोलेनम जाति में रख दिया। बट स्पीसीज अलग है, इसका टेस्ट अलग है, इसका टेस्ट अलग है, और इसका अलग है। समझ में आ गया? जातियां, सॉरी, जीनस एक जैसा हो सकता है, बट स्पीसीज इसकी क्या हो सकती है? अलग अलग हो सकती है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, बुरांस का। बुरांस तो सबने देखा है ना, पहाड़ों में तो बहुत ज्यादा बुरांस, आप उसका जूस भी पीते हो, राइट। अब देखिए, बुरांस जाति तो एक है, सॉरी जीनस तो एक है, लेकिन स्पीसीज इसकी क्या हो जाएगी? अलग। और जैसे ही स्पीसीज अलग होगी तो इससे क्या होगा? आपको इसकी जो आकृति होगी, जो इसका साइज होगा, या जो इसके कैरेक्टर्स होंगे, वो चेंज नजर आने शुरू हो जाएंगे। तो बुरांस तो एक ये भी है, रोडेंड्रॉन जैपैनिकम। और हमारे यहाँ पे कौन सा होता है उत्तराखंड में? ये वाला, तो रोडेंड्रॉन अर्बेरियम। बुरांस की जाति एक ही है, इसका मतलब ये हिल एरियाज में ये भी पाया जाता होगा, ये भी, बट ये किसी दूसरी कंट्री में होगा, राइट। ये इंडिया में होगा। अब आप कहीं बाहर जाओगे तो क्या कंफ्यूज हो जाओगे ना, बुक्स में पता चला ये लिखा है और आपने डायग्राम किसका बना दिया? इसका, तो सारा क्वेश्चन आपका जो आंसर होगा पूरा गलत हो जाएगा, आपके माइनस मार्किंग हो जाएगी। स्पीसीज अलग होती है, उसकी कुछ विशेषताएं होती है, स्पीसीज अलग हो जाती है, बट उसका जीनस हमेशा एक रहेगा। तो जिसका जीनस एक जैसा कि सपोज एक ही क्लाइमेट कंडीशन में उसका डेवलप हो रहा है, तो उसको इसलिए एक ही जीनस में रख दिया। तो रोडेंड्रॉन तो एक जीनस है, बट स्पीसीज क्या हो गई? चेंज हो गई। इसको हम और एग्जाम्पल से समझते हैं। ये तो सबने देखे ना आसपास, लेकिन बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं। टाइगर को भी एक जैसे ही समझते हैं, लेपर्ड को भी एक जैसे ही समझते हैं, लायन को भी एक जैसे ही समझते हैं। अब आपके पास सपोज नाम आ गया लिखने को कि लायन का जूलॉजिकल नेम लिखिए, पहले तो पहचान लो लायन कौन सा है इसमें, लेपर्ड कौन है, गुलदार कौन है, चीता कौन सा है, कोई बताएगा? जीनस एक ही है, सारे कार्निवोर्स है, मांसाहारी है सारे, लेकिन स्पीसीज अलग है। और स्पीसीज अलग है इसलिए देखिए, इसकी बॉडी का बाहर से देख सकते हैं अलग सा दिख रहा है, इसके स्पॉट्स अलग है, इसमें लाइंस है, इसमें भी छोटे छोटे स्पॉट्स हैं, राइट। और ये तो पूरा व्हाइट कलर का है। आप सबको ही क्या बोलते हो? गुलदार। ये सबको शेर बोलते हो या बाघ बोल दोगे, ऐसा नहीं होता है, राइट। तो जीनस तो एक ही है, पैंथरा। देखो सब में आ रहा होगा नाम। तो आपको सिर्फ याद क्या करना है? स्पीसीज याद करनी है, राइट। मांसाहारी तो सारे हैं, लेकिन इसकी जीनस सब में एक है, लेकिन स्पीसीज चेंज है। अब देखो पैंथरा लियो किसका है? लायन का। पैंथरा का किसका है? ये जगुआर है। इसकी बॉडी से ही देख के आप पहचान लोगे भी, ये भी याद रख सकते हो। इसकी जो मार्क्स दिख रहे हैं ना बॉडी पे, इस तरह से भी आइडेंटिफिकेशन हमें करना है। तो बात वही आ गई ना कि हमें क्लासिफिकेशन कैसे करना है। आपने ये सारे देखे कि हाँ ये मांसाहारी आप लोग एक ही कैटेगरी में रख दिए, आपने एक जीनस बना दिया पैंथरा और उसी में रख दिए सारे, लेकिन स्पीसीज फिर चेंज हो गई, राइट। पैंथरा पैराडोक्स किसका? लेपर्ड, दिस वन।
ये लेपर्ड है जो हमारे पहाड़ों में पाया जाता है। पैंथेरा टिग्रिस टाइगर, पैंथेरा टिग्रिस ये वाला है। एंड पैंथेरा अनसिया स्नो लेपर्ड, जहां बर्फ ज्यादा गिरी होती है, बर्फीले जो क्षेत्र होते हैं वहां पे ये पाया जाता है, पैंथेरा अनसिया। तो आपके पास क्वेश्चंस क्या आएंगे कि किसी एक एग्जांपल के थ्रू समझाइए कि जीनस तो एक है लेकिन स्पीसीज अलग है, इसके कुछ उदाहरण दीजिए। ऐसे ही तो आते हैं एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन यूनिट टेस्ट में। तो समझ में आ गया? या तो आप सोलेनम का एग्जाम्पल दे देना, जो आलू वाली जो फैमिली है आपकी, राइट। या फिर आप बहुत बेस्ट एग्जाम्पल इस वाली कैटेगरी का भी दे सकते हो। पैंथेरा का याद रखना, पैंथेरा लियो, पैंथेरा अंका, पैंथेरा पैराडस, पैंथेरा टिग्रिस एंड पैंथेरा अनसिया। समझ में आ गया? आपने आइडेंटिफिकेशन कर दिया, इनको कैरेक्टर भी देख लिया, फिर आपने इनको जीनस एक रखा, बट आपने क्या कर दिया, स्पीसीज इनकी अलग अलग कर दी, क्योंकि सब में अलग अलग भिन्नताएं होगी। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन होता है। यहाँ पे एक या दो आपसे पूछे जा सकते हैं, किसी एक एनिमल का क्लासिफिकेशन कीजिए या किसी एक प्लांट का करिए। तो इसको जल्दी से करते हैं। एनिमल में लेते हैं, हाउस फ्लाई का लेते हैं। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है किसी एक एनिमल को वर्गीकृत कीजिए, क्लासिफिकेशन कीजिए, तो वो आपको वही वाली ट्रिक याद रखनी है। सबसे पहले क्या आएगा? किंगडम। जगत क्या है? हाउस फ्लाई क्या है? जो घरेलू मक्खी होती है ना, मक्खी तो सबने देखी है, मिठाई की दुकान पे देखा, या फलों की जो आपकी ठेली होती है, फलों की जो दुकान होती है वहां पे देखा, बहुत सारी मक्खियां घूम रही होती है। तो मक्खी क्या होगी? इसका किंगडम क्या होगा? एनिमल होगा या प्लांट होगा? बताओ, प्लांट होगा, एनिमल होगा ना, राइट। तो किंगडम आपको पता है कि क्या है? एनिमल। तो आप यहाँ क्या लिख दोगे? तो इस तरह से लिखते हैं, एनिमेलिया, राइट। अब क्या आएगा के के पास? पी, पी फॉर फाइलम, यानी कि संघ कौन सा है। और मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि दो संघ होते हैं, कॉर्डेटा अलग होते हैं, नॉन कॉर्डेट्स अलग होते हैं। एक वो जीव होते हैं जिसकी बैकबोन पाई जाती है, और एक वो जीव होते हैं जिनमें नहीं पाई जाती है। तो बताओ मुझे, हाउस फ्लाई में बैकबोन प्रेजेंट है या एब्सेंट है? ये कॉर्डेटा है या नॉन कॉर्डेटा है? नॉन कॉर्डेटा होगा ये, राइट। नॉन कॉर्डेटा का मतलब है अकशेरुकी। अब आपने इस तरह से डिफाइन कर लिया ना, बहुत इजी है, राइट। तीसरा लिखिए, क्लास। अब किस क्लास में आएगा ये? कीट वर्ग में, इंसेक्ट। जो कीट वर्ग होते हैं उड़ने वाले, जैसे मच्छर हो गया, मक्खी हो गया, बहुत सारे कीट वर्ग होते हैं, राइट। तो इसमें आपका क्या आएगा? इंसेक्टा। इंसेक्ट मतलब होता है कीट, तो वहीं से इसकी क्लास बन गई इंसेक्टा। क्लास के बाद क्या आएगा? ऑर्डर। डिप्टेरा। डाई मतलब दो पंख वाले, राइट, राइट, डिप्टेरा। अब आएगा फैमिली। फैमिली में इसका आएगा म्यूसिडी। इतना समझ में आ गया? ऑर्डर, फैमिली, म्यूसिडी, और इसके बाद जीनस, म्यूस्का, MUSCA, म्यूस्का। डोमेस्टिका, स्पीसीज क्या आ जाएगी इसकी?
डोमेस्टिका। देखो मैंने ये कैपिटल लिखा क्योंकि मैं हाथ से अभी लिख रही हूँ। अगर मैं टाइप करूंगी तो किस में लिखूंगी, इटैलिक में, तिरछे वर्ड में लिखूंगी इसे, राइट। और डी मैंने इसमें स्मॉल लिख दिया, डोमेस्टिका। अब एक चीज और क्या है, इसको अंडरलाइन भी करना होता है, ये हम भूल गए यहाँ पे। तो म्यूस्का, डोमेस्टिका। तो जब भी आप क्लासिफिकेशन करें तो लास्ट में इसको अंडरलाइन आप जरूर करिए, क्योंकि इसका रूल है। और किसने ये रूल दिया, ICZN और ICBN, आपने पहले जो पढ़ लिए थे, ये उन्होंने ही रूल्स बनाए किसी भी बॉटनिकल और जूलॉजिकल नेम को लिखने के लिए। इतना समझ में आ गया। इससे पहली वाली क्लास में मैंने आपको कुछ काम दिया था, कितने बच्चों ने कलेक्शन किया प्लांट्स का? नहीं किया, कोई बात नहीं, अभी फिर से आप इसको कलेक्ट करना शुरू कर लीजिए। और जब भी आप इसका कलेक्शन करोगे वहां पे आपको ये क्लासिफिकेशन वहां समझ में आएगा। फिर आप लिखोगे ना वहां पे किंगडम कौन सा है, प्लांट है, क्योंकि हम सिर्फ प्लांट का ही ऐसे कलेक्शन कर सकते हैं, एनिमल को तो नहीं कर सकते, राइट। फिर आप क्लास लिखोगे, फिर उसका जीनस लिखोगे और स्पीसीज लिखोगे। तो ये आपका बहुत अच्छी एक फाइल बन जाएगी, कलेक्शन हो जाएगा पूरा हर्बेरियम फाइल का। ठीक, तो आज के लिए आपका यही होमवर्क है। आज आपको जितना भी पढ़ाया उसको लर्न करके आइए, और बुक पे देखिए कौन कौन से क्वेश्चन वहां पे दिए। एनसीईआरटी में आपका जो पहला चैप्टर है उसके पीछे आपने देखा होगा एक्सरसाइज दी होती है, राइट, उसको पढ़ के आइएगा। बाकी इससे आगे का फिर कल इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।